हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर यू स्पेशल। आज हम जानेंगे बीए पार्ट सेकंड का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और उनका भी जो सेकंड पेपर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उसका जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संस्कृति। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो गाइज आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में पढ़ना है तो आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भारतीय संस्कृति है उसका अर्थ क्या होता है, उसके प्रधान तत्व कौन से हैं एवं इनकी जो विशेषताएं हैं क्या है उसके बारे में। तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत जो अत्यंत ही समृद्ध देश है। भारतीय संस्कृति अपने जो अनेक अप्रीतम विशेषताओं के कारण अमर कही जा सकती है। अतः ये मानव समाज की अमूल्य निधि है। विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियों में केवल भारतीय संस्कृति को ही अमर और अनंत कहा जा सकता है। चीनी संस्कृति के अतिरिक्त विश्व की अन्य सभी, मेसोपोटामिया की, सुमेरियन, एसीरियन, बेबीलोनियन और रवाल्दी प्रभृति, मिस्र, ईरान, यूनान और रोम की प्राचीन संस्कृतियाँ काल के जो कराल गाल में समा चुकी हैं। केवल कुछ इनकी ध्वंस अवशेष ही उनकी गौरव गाथा गाने के लिए बचे हैं, किंतु जो भारतीय संस्कृति है वो कई हजार वर्ष तक काल के थपेड़ों को सहते हुए आज तक जीवित हैं। भारतीय संस्कृति को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल इस महाद्वीप भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, अपितु भारत के बाहर भी बहुत बड़े हिस्से को जंगली जातियों को सभ्य बनाया है। साइबेरिया से जो श्रीलंका तथा मेडागास्कर टापू, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के जो बोर्निया हो गई, बाली के द्वीपों तक विशाल भूखंड पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। आज भी जो विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उसकी सजीवनी शक्ति के द्वारा अनुप्रमाणित है। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता परक समन्वयात्मक प्रवृत्ति निसंदेह आदर्श मानव समाज की एक रचना का आधार प्रस्तुत करती है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियां उसकी क्षमता नहीं कर सकती। भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप देश की संस्कृति के आलोक में ही उद्भाषित होता है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति का शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का संदेश परमाणु युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता के लिए आज भी आशा संजोए हुए हैं। आज पूर्व और पश्चिम के देशों में इसका अध्ययन एवं अन्वेषण समान रूप से किया जा रहा है। इस अनुपम और विलक्षण संस्कृति के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारा ये परम आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि हम अपनी जो राष्ट्रीय संस्कृति हैं उसके विकास की रूपरेखा से परिचित हों, ताकि वर्तमान जो समस्याएं हैं, प्रयास तथा लक्ष्यों की राष्ट्र की जो पूर्वगामी अनुभव है, परंपराओं और प्रयासों के प्रकाश में माप तोल करके हम अपना मार्ग खोज सकें। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है उसका ज्ञान हमारे लिए राष्ट्रीय अहंकार के पोषण करने का साधन ही नहीं बल्कि एक आवश्यक सामयिक प्रयास है। यह सांस्कृतिक विकास के अध्ययन से ही संभव है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की रूपरेखा से परिचित हो। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो संस्कृति है उसका अर्थ क्या होता है। अगर हम देखें तो संस्कृति शब्द जो है वो एक सम उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से निष्पन्न होता है और ये परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। इसी प्रकार संस्कृति अथवा संस्कार शब्द भी निष्पन्न हुए हैं। संस्कृति शब्द मनुष्य की जो सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति मनुष्य की भूत, भविष्य तथा वर्तमान जीवन का अपने में पूर्ण विकसित रूप है। विचार और कर्म के क्षेत्र में जो राष्ट्र का सृजन है वही उसकी संस्कृति है। लेकिन फिर भी जो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो हम उन परिभाषाओं को जान लेते हैं। जैसे अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर व्हाइट हेड के शब्दों में अगर हम जानें तो संस्कृति का अर्थ ये होता है कि मानसिक प्रयास, सौंदर्य
और मानवता की अनुभूति है। और दूसरे विद्वान जो टायलर हैं, उसके अनुसार देखें तो संस्कृति वह जटिलता पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून, प्रथा तथा कोई भी अन्य क्षमताएं व आदतें आती हैं जिन्हें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। बिल्स और हाइजर के अनुसार अब देखें तो मानव समाज के सदस्य व्यवहार करने के जो निश्चित ढंग व तरीकों को अपनाते हैं वे संपूर्ण रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस हिसाब से जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलिन हैं, उनके अनुसार देखें तो प्रत्येक जो समूह है तथा समाज में जो भी आंतरिक व बाह्य व्यवहार हैं वो ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखलाए जाते हैं जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है। इसी प्रकार ग्रीन ने भी लिखा है कि संस्कृति जो होती है वो ज्ञान, व्यवहार, विश्वास की उन आदर्श पद्धतियों को तथा ज्ञान व व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को जो कि समय के साथ परिवर्तित होती हैं कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में सभ्यता के सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त तत्वों के जो रचनात्मक विकास और पलवन का नाम संस्कृति है। संस्कृति जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की प्रयत्न का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह समाज के अनगिनत व्यक्तियों के जो भी सामूहिक प्रयत्न है उनका परिणाम होती है। और ये प्रयत्न भी ऐसा जिसे एक के बाद एक आने वाली मनुष्य की विभिन्न संततियां निरंतर करती रहती है। यही कारण है कि संस्कृति का विकास धीरे धीरे होता है। वह किसी एक युग की कृति नहीं होती है, बल्कि विभिन्न युगों के विभिन्न मनुष्यों के सामूहिक व अनवरत श्रम का परिणाम होती हैं। वस्तुतः चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुंदर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है। व्यापक अर्थ में अगर संस्कृति की परिभाषा इस हिसाब से हम दे सकते हैं कि संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव व्यक्ति तथा समूह के रूप में करता है। वह उन आविष्कारों का संग्रह है जिनकी खोज मानव ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए की है। अपनी आत्मा और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके ही वह व्यक्ति उन्नत हो सका है। अतः संस्कृति मानव द्वारा प्रकृति पर प्राप्त विजय की क्रमबद्ध रोचक कहानी है। अब हम जानेंगे सभ्यता और संस्कृति में भेद। प्रकृति द्वारा जो भी प्रदत्त पदार्थ हैं, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य की ने जो भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति की है उसी को हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता से मनुष्य की जो भी भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रकृति सूचित होती हैं। अगर हम देखें तो सभ्यता जो होती है मनुष्य के भौतिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं और संस्कृति उसके मानसिक क्षेत्र से। जीवन मात्र के तीन मुख्य ऐहिक ध्येय यही होते हैं: अशन, वसन और निवसन। आज तक आधुनिक जो भी देखें तो हवाई जहाज, रेल, तार, लोहे और कपड़े के विशाल कारखाने आदि के रूप में जो अनवरत रूप से चला आ रहा है और इनमें जो विकास हो रहा है उसकी जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का जो भी मुख्यतः यही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य जीवन की इन आधारभूत जो भी तीन आवश्यकताओं हैं उनकी पूर्ति सरलता, सुगमता और विश्वसनीय रूप से हो सके। इन समस्त जो भी रचनाएं हैं, संस्थाएं हैं और साधनों की जो सम्बद्ध और संस्था रूप व्यवस्था का नाम ही सभ्यता होती है। मनुष्य जो है स्वभाव से ही प्रकृतिशील प्राणी है। ऐसे प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति नीति, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार जिससे मनुष्य जो है वो पशुओं और जो भी जंगलियों के स्तर से ऊपर उठता है, सभ्यता का अंग होता है। सभ्यता से मनुष्य की भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रकृति सूचित होती हैं। प्रारंभ में जो मनुष्य था वो आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहन करता हुआ जंगल में रहता था। धीरे धीरे उसने प्राकृतिक जो भी विपदाओं से अपनी रक्षा करने के लिए पहले गुफाओं और फिर लकड़ी, ईंट या पत्थर के मकानों का निर्माण किया। अब वह लोहे और सीमेंट की जो भी गगन चुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण करने लगा है। प्राचीन काल में यातायात का अगर हम साधन देखें तो दो पैर ही थे। फिर उसने घोड़े
ऊंट, हाथी, रथ आदि का सहारा लिया। अब वह मोटर और रेलगाड़ी के द्वारा दूरी थोड़े ही समय में अधिक दूरी तय करने लगा है। हवाई जहाज लेकर आकाश में उड़ने लगा है। तो इस हिसाब से देखें तो सभ्यता वही होती हैं जो कि भौतिक क्षेत्र में जो है वो अपनी जो सुख की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए अगर प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त पदार्थ होते हैं उनमें अगर विकसित किया जा रहा है मनुष्य, तो वही एक सभ्यता होती हैं। वो अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। पहले अगर देखें तो मनुष्य जंगल की कंदमूल और फल तथा आखेर से ही अपना जीवन निर्वाह करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पशुपालन और कृषि के आविष्कार से अपनी जो आजीविका है उसके साधनों में उन्नति की, जिससे कि वो अपने भौतिक जीवन में जो है वो परिवर्तन ला सका। मनुष्य की सारी प्रकृति ही जो है, अगर प्रकृति देखें तो वो सभ्यता कहलाती हैं। मनुष्य केवल भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से ही शरीर की भूख मिट नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए मन और आत्मा अतृप्त रह जाती है। फिर तो इन्हें तृप्त करने के लिए मनुष्य ने जो अपना विकास किया उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो यही डिफरेंट होता है सभ्यता और संस्कृति में, क्योंकि अगर भौतिक सुख सुविधाओं को अगर हम बढ़ाते हैं, वो हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमारी सभ्यता है। लेकिन मन और आत्मा उनका अगर हम विकास करते हैं तो वो हमारी संस्कृति है। क्योंकि अगर हम सिर्फ सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे और हमारी आत्मा और मन संतुष्ट नहीं होंगे तो हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते। तो इन दोनों की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से अगर मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक जो भी समय कृति संस्कृति का अंग बनती हैं। सभ्यता जो होती है मानव की भौतिक विचारधाराओं को सूचित करती हैं, जबकि संस्कृति जो होती है वो उसकी आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती हैं। इसी हिसाब से जो मैथ्यू आर्नल्ड ने सभ्यता के बारे में लिखा है कि मनुष्य का जो समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है, और जॉनसन ने भी ये बोलता है कि सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। संस्कृति के जो है वो अपनाने में देर लगती है, पर सभ्यता का अनुकरण जो होता है वो सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति को हमें अगर धारण करना है, मन और आत्मा को तृप्त करना है, तो इन चीज़ों को अपनाने में हमें देर लगती है। बहुत देरी से हम सीख पाते हैं। लेकिन सभ्यता को अपनाने में देर नहीं लगती। हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उन चीज़ों को जल्दी ही अपना लेते हैं। संस्कृति का संबंध धार्मिक विश्वास से होता है और सभ्यता सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से बंधी हुई हैं। अगर हम संक्षिप्त में हम देखें तो सभ्यता मनुष्य को प्रकृतिवाद की ओर ले जाने का संकेत करती हैं, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सभ्यता और संस्कृति में दोनों में काफ़ी भेद है। अब हम जानेंगे भारतीय संस्कृति के जो भी प्रधान तत्व है एवं उनकी विशेषताएं। भारतीय इतिहास को प्रारंभ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास हो चुका था, किंतु भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों को आज भी देखा जा सकता है। अतः कुछ गौण परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति का मूलभूत ढांचा वही है। तो हम इनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करना चाहेंगे। सबसे पहली विशेषता है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में मानी जाती है। इसका दीर्घकालीन स्थायित्व आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताएं इस समय नष्ट हो चुकी हैं, जैसे मिस्र, एसीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी आदि संस्कृतियां उच्च स्तरों को प्राप्त कर कालांतर में समाप्त हो गई। आज प्राचीन यूनानी व रोमन धर्मों का अनुयायी कोई नहीं है। चीनी और भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य किसी भी प्राचीन संस्कृति का नाम भी नहीं बचा है, क्योंकि वो सिर्फ देखें तो ये दो संस्कृतियां ही बची हैं। बाकी जो संस्कृतियां हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। इस जो भारत का धर्म है वो अब भी वैदिक है। इस धर्म के जो इस देश के पुरोहित व ब्राह्मण आज भी वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति देकर देवी देवताओं को तृप्त करते हैं।
महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहिंसा और शांति का जो उपदेश दिया था वह आज भी इस देश में जीवित और जागृत हैं। यहाँ की स्त्रियों का आदर्श आज भी सीता, सावित्री और पार्वती हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और स्थिरता भारतीय जीवन के प्रति उसकी जो है अनुकूलता और उपयोगिता स्पष्ट प्रकट करती हैं। ये सत्य है कि कुछ मिलावटें आ गई हैं, लेकिन फिर भी इनका जो मूल रूप है वो भारतीय संस्कृति के रूप में आज भी बना हुआ है। तो ये भारत के लिए ही नहीं वरन जो है वो विश्व के लिए भी मूल्यवान और आवश्यक बताए जाते हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 3000 वर्ष पहले ज्योतिष का आविष्कार किया और इस जमाने में भी नोबेल पुरस्कार जीते। कोई भी लेखक मिस्र, बेबीलोनिया और एसीरिया के इतिहास की भांति भारत के इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अभी तक इतिहास का निर्माण हो रहा है। उसकी सभ्यता आज भी क्रियाशील है। कवि इकबाल के शब्दों में देखें तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सब इकबाल ने कहा है। तो अगर प्राचीन और मध्यकालीन आक्रांताओं के बावजूद भी, इनके आगमन के बावजूद भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उनके मूल तत्व नष्ट नहीं हुए। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में प्रतिरोधात्मक क्षमता एक तरह से पाई जाती है। सेकंड पॉइंट हम देखें तो आध्यात्मिकता। अगर हम आध्यात्मिकता के बारे में जानें तो किसी भी देश की संस्कृति अपने जो धर्म हैं, दार्शनिक विचार हैं, कविता हो गए, उनके साहित्य और कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती हैं। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किए ही वही अध्यात्म की भावना है। भारत में जो ये विचार हमेशा चला आ रहा है कि आंखों से दिखाई देने वाले इस स्थूल संसार से परे भी कोई सत्ता होती है जिससे जीवन व शक्ति प्राप्त करके ये प्रकृति जो है वो फल फूल रही है। ये जो विचारधारा है भारत में हमेशा से रही है कि जो अपने को सब में है और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता होता है। यवन, शक, कुषाण आदि जातियों को भी इसी भावना द्वारा भारतीय समाज का अंग बनाया गया। यद्यपि जो है वो हिंदू धर्म में अनेक मत एवं संप्रदाय रहे, किंतु सभी संप्रदायों की जो मूल प्रेरक शक्ति वो अध्यात्म भावना ही रही है। मुसलमानों का जो सूफी संप्रदाय है भारत के अध्यात्मवाद, योग साधना और रहस्यवाद का मुस्लिम संस्करण है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मानव की जो आदि भौतिक प्रकृति के साथ साथ उसकी जो आध्यात्मिक प्रकृति पर भी बल दिया गया है। मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है वो आध्यात्मिक जो पद्धतियां हैं उस पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना या फिर अन्य साधनों से सांसारिक जीवन से जो मोक्ष प्राप्त करना बताया गया है। आज भी भारतीयों का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है। अब हम जानेंगे थर्ड पॉइंट, सहिष्णुता के बारे में। विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। सम्राट अशोक ने इस भाव को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया कि लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय को भी उनका भी जो है अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और उसकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो भारत में जो है राजाओं ने धार्मिक दृष्टि से अत्याचार नहीं किए और नए सांप्रदायिक युद्ध हुए। यहाँ पे जो एक दो उदाहरण इस प्रकार के अगर मिलते भी हैं तो वो अत्याचार व सांप्रदायिक संघर्ष के यहाँ मिलते हैं तो वो एक तरह से अफवाह स्वरूप हैं और वे भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा को सूचित नहीं करते हैं। किंतु अगर हम यूरोप में ये सब देखें तो धर्म की दृष्टि से न केवल वहाँ पे एक दूसरे धर्म पर परंतु अपने ही धर्म पर विभिन्न मत रखने वालों पर भी भीषण अत्याचार किए गए। तो उनसे यूरोपियन इतिहास के लिए अनेक पृष्ठ जो है वो रक्त रंजित हैं। प्राचीन इतिहास में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हिंसा और धर्मांता का प्रधान नहीं रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि एक सद्वीपा बहुधा वदंती, यानी कि एक ही भगवान का ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं। भारतीयों का ये विश्वास था कि भगवान एक अचिंतनीय, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान सत्ता है। विविध प्रकार की जो उपासनाएं उस तक पहुंचने के मार्ग हैं।
जब लक्ष्य एक है तो मार्गों के बारे में झगड़ा क्यों किया जाए। इसी विचार को 19वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अधिक पुष्ट किया। उनका कहना था कि ईश्वर एक है लेकिन उसके विविध स्वरूप हैं। जैसे एक घर का जो मालिक होता है वो एक के लिए पिता होता है, दूसरे के लिए भाई और तीसरे के लिए पति, और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों व देश में भिन्न भिन्न नामों से व भावों से पूजा जाता है। इसलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से देखें तो आर्य विविध आचार विचार और धार्मिक विश्वासों वाले भारत की विभिन्न जातियों में एकता उत्पन्न कर सकी। इसी सांप्रदायिक एकता का प्रतिपादन हमारे संविधान में भी हुआ है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखें तो आनुकूल्यता। भारतीय संस्कृति में आनुकूल्यता प्राचीन युग से लेकर आज के युग तक पाई जाती है। आनुकूल्य का अभिप्राय क्या होता है? अपने को परिस्थितियों, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनके अनुकूल बनाते रहना। जीव शास्त्र का ये नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीवी होता है जो कि परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता रहता है। पृथ्वी पर पहले भी जैसे कि हाथियों से भी कई गुना बड़े भीमकाय जानवर रहते थे। जीवन संघर्ष की प्रतियोगिता में वो समाप्त हो गई क्योंकि नई जो भी परिस्थितियां आई थी उनको जो उत्पन्न हुई थी वो अपने को उनको अनुकूल नहीं ढाल सके। तो संस्कृति का नियम ये होता है कि अगर कोई अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है तो वो दीर्घजीवी होता है। किंतु अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो वो अपने इस गुण के कारण सभी विषम जो परिस्थितियां हुई थी उसमें उपयुक्त परिवर्तन करते हुए जीवित रही। परिस्थितियां जो होती है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और हमारे धर्म, समाज, आचार विचार आदि में निरंतर परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि ये परिवर्तन इतना स्नेह और सूक्ष्मता से हुआ है कि हमें इसका बिल्कुल पता ही नहीं चला। वैदिक युग से वर्तमान युग तक हम काफ़ी बदल चुके हैं। जैसे उस समय हमारा धर्म यज्ञ प्रधान था जबकि आज भक्ति प्रधान है। विभिन्न आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से नवीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसमें भी इसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि जो गुप्त काल से लेकर आज तक भारत के मौलिक आदर्शों में कोई अंतर नहीं आया है। मुसलमानों और अंग्रेजों के शासनकाल में जो शिक्षित वर्ग द्वारा विजेताओं का रहन सहन, भाषा और वेशभूषा अपना लेने पर भी भारत ने अपने परंपरागत धर्म और सामाजिक आदर्शों का परित्याग नहीं किया। अब हम जानेंगे जो इसका फिफ्थ पॉइंट है सर्वांगीणता, उसके बारे में। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार रहा है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास पर समान बल दिया गया है। पाश्चात्य जगत में विज्ञान के भिन्न भिन्न आविष्कार करके भूतल की प्रत्येक वस्तु को समझने का प्रयास किया है, किंतु उसने यदि किसी विज्ञान का विकास नहीं किया तो वह है आत्मविज्ञान। लेकिन हमारे जो भारत है वहाँ पे प्राचीन काल से ही शरीर, मन और आत्मा के जो सामंजस्य विकास है उस पर जोर दिया गया है। और हमारे जो शास्त्रकार हैं उन्होंने मनुष्य को 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मतलब कि शास्त्रकार हैं उन्होंने ये बोला है कि हमें इनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनमें जो पहला और अंतिम यानी कि जो धर्म और अर्थ हैं वो आत्मिक विकास के लिए था, और जो अगर पहला और अंतिम देखें तो वो धर्म हो गया और मोक्ष हो गया, ये आत्मिक विकास के लिए था। और दूसरा और तीसरा तीसरा जो कि जैसे कि अर्थ और काम, तो ये शरीर व मन की उन्नति के लिए था। इस हिसाब से जो है वो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं और इनकी प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए, जो पहले 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम, इनको प्राप्त करने के लिए जो है वो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम बताए गए हैं तथा वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार हम देखें तो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों पर समान रूप से बल दिया गया है। धर्म का अनुसरण कर अर्थ की उपलब्धि करने, धर्म अनुसार काम का सेवन करने और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है।
अब अगर हम देखें तो सिक्स्थ जो इसका पॉइंट है वो है ग्रहणशीलता। सहिष्णुता से भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। ग्रहणशीलता से हम अभिप्राय ये मानते हैं कि जो भारत में जो भी नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें पचाकर एक तरह से अपनाकर अपना अंग बनाते रहे। ऊपरी दृष्टि से भारतीय संस्कृति सबसे अधिक निषेधात्मक और पृथकत्व पूर्वीय संस्कृति दिखाई पड़ती हैं, परंतु अनेक जो भी आक्रमण हुए हैं, प्रजातियां आई हैं, उनको झेलते हुए अगर उनमें ग्रहणशीलता नहीं होती तो वो भी जो भी अन्य संस्कृतियाँ थी उनकी तरह नष्ट हो जाया करती, क्योंकि अगर उनमें ये ग्रहणशीलता नहीं होती तो वो अब तक पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती, क्योंकि यूरोप वालों ने भी ऐसा ही किया था। तो उनमें कुछ स्थायी रूप से भारत में ही बस गई थी जातियाँ, और अर्ध सभ्य शक, हूण, मंगोल और तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसोट और मारकाट करते रहे, और भारत अधिकांश जो भी भारतीय थे उनमें घुल मिल गए, और इनमें से अधिकांश का अब भारतीय जनसंख्या में पृथक अस्तित्व नहीं रहा है। उन्होंने हमारी भाषा, धर्म, नीति, विज्ञान आदि को अपना लिया है। इस प्रकार से हम देखें तो भारतीय संस्कृति ने विदेशी तत्वों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। अन्य जातियों को पचाने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति दूसरी जो भी संस्कृतियां हैं उनके भी जो तत्व हैं, अच्छे गुण हैं, उनको ग्रहण किया है। भारतीय ज्योतिष और कला यूनानी और इस्लामी प्रभाव से काफ़ी समृद्ध हुई हैं। प्राचीन काल के वेद, कपिल और चारवाक से आधुनिक युग के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तक सभी विचारधाराएं और दर्शन यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के जो भी व्यक्ति कानून यहाँ प्रचलित हैं। विवाह जो है वो पवित्र संस्कार भी है और इच्छा से तोड़ा जाने वाला एक संबंध मात्र भी है। यही कारण है कि आज जो है वो आर्य, द्रविड़, दस्यु, किराट, यवनशक, हूण, मंगोल आदि लोगों का पृथक रूप से भारत में मिलना कठिन है। भारतीय संस्कृति में जो है वो ग्रहण और संरक्षण का तो स्थान है ही, लेकिन विनाश और विध्वंस इसमें नहीं है। यहाँ का मुख्य सिद्धांत यही है, जियो और जीने दो। समस्त जो भारतीय हैं वो जन समुदाय एक रस हो गया, बल्कि उनकी जो अगर देखें तो वस्तुतः भारत ने तलवार की जोर से अन्य लोगों को कभी अपने में नहीं मिलाया, बल्कि उनकी जो संस्कृतियां हैं उनको ही अपनी छत्र छाया में पल्वित होने का अवसर दिया। अब हम इसका जो 7वां पॉइंट है, भारत की आधारभूत एकता, उसके बारे में जानेंगे। अधिकांश जो भी पाश्चात्य विद्वान हैं उनकी मान्यता ये रही है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और न ही कभी रहा। इसलिए हमारे लिए ये विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है कि भारत एक देश और एक राष्ट्र है या नहीं। भारत एक विशाल देश है और ये एक आश्चर्यजनक विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। एक और देखें तो यहाँ पे हिमालय पर्वत हैं जहाँ पे हिम राशि के फलस्वरूप भयंकर शीत रहती है। दूसरी तरफ देखें तो कोंकण व कोरोमंडल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। असम में अगर देखें तो हम यहाँ पे पाते हैं कि प्रति वर्ष 400 इंच वर्षा होती है। तो कुछ ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र भी हैं जहाँ पे जो है वो 5 इंच या इससे कम बारिश होती है। जलवायु की विविधताओं के बावजूद भी यहाँ पे के कारण यहाँ पे वनस्पति व पशु पक्षियों में काफ़ी जो विविधता देखने को मिलती है। इस जो भारत देश में है यहाँ पे विभिन्न जातियाँ निवास करती हैं, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, मुस्लिम, मंगोल, कोल, भील, संथाल आदि। विभिन्न जातियों के साथ साथ यहाँ पे कुछ धर्मावलंबी भी विद्यमान रहते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, फारसी आदि। और यहाँ पे अनेक तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, भाषा वाले लोग रहते हैं। इनके जो रिवाज हैं, सामाजिक जो रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हो गए, विधि विधान हो गए, इनमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। फिर भी इनमें जो है परस्पर रूप से एकता की भावना रहती है। इसीलिए विदेशियों ने भारत को जातियों, भाषाओं, मत मतांतरों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों का अजायब घर और संग्रहालय कहकर पुकारा है। परंतु इन जो विभिन्नताओं के पीछे भी जो आधारभूत एकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उनको हम 3 आधार पे देख सकते हैं: भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक एकता।
अब हम जो भारत की आधारभूत एकता है उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है भौगोलिक एकता, उसके बारे में जानेंगे। यदि भी भारत में अनेक प्रकार के जो भूखंड हैं, जलवायु, जीव जंतु एवं वनस्पतियां हैं, तथापि प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। इसके अगर उत्तर में देखें तो हिमालय और दक्षिण में समुद्र की जल सीमा ने इसे घेर रखा है, और जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक देती हैं और भौगोलिक अनेक रूपताओं में हमें दिखाई देती हैं। उनमें एक ऐसी मौलिक एकता भी है जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जो जीवन है उसको एक सूत्र में बांध रखा है। भारत निसंदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वदा ठीक ही है। सभी भूगोल विशारद ये मानते हैं कि अनेक भौगोलिक विषमताओं के होते हुए भी अनेक लक्षण भारत को अन्य समीपवर्ती देशों से स्पष्टतया विभक्त कर देते हैं। भारतीयों को प्राचीन काल से ही इस भौगोलिक एकता का ज्ञान है। हमारे जो प्राचीन महाकाव्य उनमें संपूर्ण देश का नामकरण भारतवर्ष ही किया गया है। विष्णु पुराण में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो सारा प्रदेश है वो भारत है और उसके निवासी भारत की संतान है। अतः 3री-4वीं शताब्दी से ही निसंदेह भारत के मनीषी देश की भौगोलिक एकता को पूर्ण रूप से अवगत कराते थे। इसके प्रमाण स्वरूप सभी देशी और विदेशी लोग इसे एक ही नाम देते रहे हैं। अब हम जानेंगे इसकी राजनीतिक एकता के बारे में। कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि ये देश केवल अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही एक सूत्र में बंध सका, इससे पूर्व नहीं। ये कथन अगर देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। यदि भी प्राचीन काल में देश की विशालता और यातायात के सुगम साधनों के अभाव में पूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी थी, परंतु प्राचीन भारतवासी देश में राजनीतिक एकता और केंद्रीयकरण के आदर्श एवं संस्थाओं से भली भांति परिचित थे। राजाओं की जो मनोकामना होती थी वो दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की होती थी। जैसे कि महत्वाकांक्षी नरेश अपने साम्राज्य का विस्तार करके अपने सार्वभौमिक प्रतिष्ठा के लिए राजसूय यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करना, वाजपेयी आदि यज्ञ करते थे। अगर हम देखें तो कुछ राजा जैसे कि मगध के अजातशत्रु हो गए, मौर्य हो गए, आंध्र और गुप्त सम्राटों ने राजनीतिक जो एकता थी उनकी परंपराएं बनाए रखी थी। मुगलों के समय में एक सी शासन व्यवस्था, एक से कानून और एक राजभाषा भी थी। आधुनिक युग में अगर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये राजनीतिक एकता अधिक ज़्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी। इसी एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने संगठित होकर देश के जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें सक्रिय भाग लिया था। अगर हम मध्य युग में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और औरंगजेब तथा मराठों के पेशवाओं ने भी भारत की जो राजनीतिक दृष्टि थी उनसे जो भारत है उसको एक किया था और उनने सारे साम्राज्य का शासन संचालन जो है वो केंद्रित किया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो एक सी शासन व्यवस्था, कानून और संविधान के द्वारा ही राजनीतिक एकता और भी ज़्यादा सुदृढ़ कर दी गई थी। अब हम जानेंगे सांस्कृतिक एकता के बारे में। विभिन्न जो धर्म अवलंबी हैं वह जातियों के होने के बावजूद भी भारत की जो सांस्कृतिक एकता है वो प्राचीन काल से ही रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों तथा जातियों के आचार विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधना का समन्वय रहा है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारत के अनेक धार्मिक संप्रदायों के दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों में मूलभूत एकता है। एकेश्वरवाद, आत्मा का अमरत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति, योग, बोधिसत्व और तीर्थकर आदि प्राय सभी धर्मों की निधि हैं। धार्मिक कर्मकांड और संस्कारों में भी कुछ समानता है। यम, नियम, शील, तप और सदाचार पर भी सभी संप्रदाय जोर देते हैं। ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और महापुरुषों का सम्मान बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के सर्वत्र होता है। यही सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता का सबल प्रमाण है। वेद, उपनिषद हो गए, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, बौद्ध एवं जैन साहित्य समस्त भारत में समान रूप से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कला के स्मारकों में प्रांतीय विशेषता होते हुए भी स्थायित्व
स्थापत्य कला हो गई, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और रंगमंच आदि में भारतीयों की जो झलक देखने को मिलती है। अजंता, एलोरा, विदिशा, उदयगिरी की गुफाएं, बाग आदि के जो चित्र एवं विहार तथा सारनाथ, सांची, बरहूत, अमरावती, मथुरा, गया आदि स्थानों के जो विहार हैं एवं स्तूप ये प्रमाणित करते हैं कि किस प्रकार एक ही धार्मिक भावना ने देश को जो है वो एक सूत्र में बांध के रखा है। यद्यपि जो प्रारंभिक जैन व बौद्ध मतावलंबियों ने प्राकृत और पाली भाषा को अनेक उपदेशों का मुख्य माध्यम बनाया था, लेकिन संस्कार एवं प्रसार की दृष्टि से उन्हें भी बाद में संस्कृत भाषा को अपनाना पड़ा। राजनीतिक अध्ययन एवं शासन तंत्र में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। मध्य युग तक इसका खूब प्रचार रहा तथा अनेक मूल ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। दक्षिण की जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का अधिक प्रभाव था और इन सभी भाषाओं की साहित्य में भी समानता है, क्योंकि उनके प्रेरणा के मूल स्रोत जो हैं वो रामायण, महाभारत एवं पुराणों की जो कथाएं हैं उनके नायकों के जीवन चरित्र, देवी देवताओं के वृत्तांत ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रत्येक जो भाषा है उसके साहित्य पर अध्यात्मवाद की जो छाप रही हैं और विषय जो है वो निरूपण एक समान रहा है। यद्यपि भारत में अनेक जातियां मिलती हैं, आर्य, द्रविड़, सीरियन, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि का प्रवेश हुआ था, लेकिन उनमें से अधिकांश हिंदू समाज में इतनी ज़्यादा घुल मिल गई कि उनका अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जो एक दो अहिंदू जातियां हैं उनमें अधिकांश लोग हिंदुओं की ही संतान हैं तथा वे हिंदू वातावरण से पूर्णतः अप्रभावित नहीं हैं। अतः भारतीय जीवन के ऊपर से दिखाई देने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है तथा संस्कृति की समृद्धि की सूचक है। विस्तार में महान तथा रीति रिवाजों में विविधता होते हुए भी भारत में एक मौलिक एकता रही है। भारतीय संस्कृति की यह बहुरूपता उसकी सांस्कृतिक संपन्नता और सर्वांगीणता की सूचक है। प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहां हम उस धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक संगठन के विकास का विवेचन करते हैं जो सारे भारत में समान रूप से विकसित हुए, यही कारण है कि हम भारत का एकीकृत इतिहास लिखने में समर्थ होते हैं। भारत के निवासियों ने अपने सुदीर्घकालीन इतिहास में अपने जीवन को जिस प्रकार विकसित किया है, धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला आदि में जिस प्रकार उन्नति की है, उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जिसको इस ग्रंथ में हम प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। ओके गाइज, आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा ये लेसन अच्छा लगे और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।